सोचो, एक ऐसा सोल्जर जो अपनी पूरी जिंदगी एम्पायर के लिए लड़ता रहा, उसके लिए हजारों लोगों को मार दिया, और एंड में पता चला कि वह खुद ही एक पपेट था। उसके दिमाग में एक पैरासाइट इम्प्लांट करके उसकी मेमोरीज, फैमिली और पूरी लाइफ को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन मरने से पहले वह पैरासाइट निकाल देता है, और जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं तो वह फ्यूचर में नहीं, अपने पास्ट में वापस आ चुका होता है। अब उसके पास एक सेकंड चांस है, लेकिन इस बार वह एम्पायर का लॉयल सोल्जर नहीं बनेगा। इस बार वो सिस्टम को अंदर से तोड़ने वाला है। ये तीनों लोग साम्राज्य के सबसे खतरनाक शिकारियों में गिने जाते हैं। इनका निशाना प्रशिक्षु नंबर 947 है, जो प्रशिक्षण मैदान से भाग चुका है। आमतौर पर ऐसे किसी भर्ती को पकड़ना इनके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए, क्योंकि यह दल कभी अपना निशाना नहीं चूकता। लेकिन कप्तान को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सब कुछ जरूरत से ज्यादा आसान हो रहा है। पीछा करने के निशान बिल्कुल सही हैं, जैसे भागने वाले ने खुद अपने पीछे रास्ते का नक्शा छोड़ रखा हो। एक शिकारी बेफिक्री से कहता है कि किसी नौसिखिए का पीछा करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। और तभी ऊपर से कुछ सीधा नीचे गिरता है। शिकारी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह हवा में उड़ चुका होता है और शाखाओं के बीच गायब हो जाता है। दूसरा शिकारी तुरंत पलटकर अपने साथी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पूरी तरह मुड़ने से पहले ही खेल खत्म हो चुका था। कप्तान अकेला रह जाता है। उसे बस अपनी गर्दन के चारों ओर एक पतली तार महसूस होती है। अगले ही पल तार कस जाती है और वह भी जमीन से ऊपर खींच लिया जाता है। और कुछ ही पलों में तीनों शिकारी गायब हो चुके थे। और यहां एक बात समझना जरूरी है, यह कोई सामान्य सैन्य प्रशिक्षण शिविर नहीं है। असल में यह एक विशाल जीवित बचने का गड्ढा है, जहां लगभग 1000 सैनिकों को एक ही जगह रखकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ जीवित रहने के लिए मजबूर किया जाता है। हर दिन कम से कम 4 लोग मर जाते हैं, और उनकी जगह कभी अगवा किए गए बच्चे, कभी स्वयंसेवक। यानी साम्राज्य के लिए सैनिकों की व्यवस्था भी बेहद डरावनी है। पूरा शिविर एक भूल भुलैया की तरह बनाया गया है, और हर प्रशिक्षु को एक नंबर दिया जाता है। यह नंबर रैंक नहीं, बल्कि शारीरिक क्षमता को दर्शाता है। और यहां व्यवस्था थोड़ी उलटी है। जितना नंबर नीचे होगा, व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली होगा, और जितना नंबर ऊपर होगा, जिंदगी उतनी ही ज्यादा मुश्किल होगी। हमारे नायक का नंबर है 974। हाँ भाई, पूरे 1000 लोगों में 974। यानी ताकत की रैंकिंग के हिसाब से यह लड़का लगभग सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए उसका रोज का काम भी कोई शाही जिंदगी जैसा नहीं है। भारी बक्से उठाओ, सफाई करो, और वे सारे काम करो जिन्हें देखकर बाकी सैनिक कहते हैं, भाई ये मेरा काम नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान भी उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। एक दिन रोमन नाम का प्रशिक्षु उसे सबके सामने सबक सिखाने का फैसला करता है। रोमन दल का 12वां भर्ती है, और शिविर के सबसे शक्तिशाली प्रशिक्षुओं में से एक है। वह सीधे नायक पर हमला करता है और उसे पत्थर के खंभे में दे मारता है। रोमन गुस्से में कहता है कि लड़ाई को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन नायक बिल्कुल शांत रहता है। वह खड़ा होता है, अपने कपड़ों की धूल झाड़ता है और रोमन को देखते हुए बस इतना कहता है, तुम चाहे 40 साल के हो जाओ, तुम्हें प्रेमिका फिर भी नहीं मिलेगी। बस सिर्फ इतनी सी बात, और रोमन का दिमाग सचमुच घूम जाता है। वह पूरी ताकत से दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार नतीजा थोड़ा शर्मनाक होता है। एक ही घूंसे में रोमन हवा में उड़ जाता है। और सबसे मजेदार बात, जिस लड़के का नंबर 974 है, उसने कथित तौर पर शिविर के सबसे ऊंचे रैंक वाले प्रशिक्षुओं में से एक को एक ही वार में उड़ा दिया। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान नायक की जेब से एक छोटी सी चीज गिरती है। वह उसे उठा लेता है। एक पुराना लॉकेट। लॉकेट खुलता है और उसके अंदर एक पुरानी धुंधली तस्वीर होती है। तस्वीर में एक छोटा लड़का, एक आदमी और एक औरत के बीच खड़ा है। और नायक के लिए यह पल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी जिंदगी में पहली बार वह अपने माता पिता के चेहरे देख रहा है। उसी पल उसके अंदर एक फैसला पक्का हो जाता है, उसे यहां से भागना ही होगा। लेकिन यहां एक बड़ा मोड़ है। यह कमजोर दिखने वाला नंबर 974 असल में कोई साधारण प्रशिक्षु नहीं है। अपने पिछले जीवन में वह सम्राट की विशेष सेना का सेनापति था। वही विशिष्ट दल जिसका केवल एक ही काम था, सम्राट लियोन कबायान की रक्षा करना। उसने शून्य से शुरुआत करके साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सैनिकों में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन फिर एक दिन उसने राजधानी के अंदर अपने ही सैनिकों को मारना शुरू कर दिया।
योद्धा एक के बाद एक उसके सामने गिरते जा रहे थे और उनकी जुबान पर एक ही शब्द था, पूजा करो, सम्राट की पूजा करो। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो सैनिक मर चुके थे वे भी रुक नहीं रहे थे। कुछ लोग अपने शरीर को जमीन पर घसीटते हुए फिर से हमला कर रहे थे। कुछ तो पेट से खून और अंदरूनी अंग बाहर निकलने के बावजूद कुल्हाड़ी पकड़कर खड़े हो गए। यानी आदमी मर भी गया, फिर भी हाजिरी लगाने से पीछे नहीं हट रहा था। नायक उन्हें देखकर सोचता है, क्या मौत भी इन लोगों को किसी और की कठपुतली बनने से आजाद नहीं कर सकती? इसलिए वह रुकता नहीं। वह सबको काटते हुए राजधानी के अंदर आगे बढ़ता रहता है। उसके पीछे पूरी राजधानी आग की लपटों में जल रही होती है। आखिरकार वह राजसिंहासन वाले कक्ष तक पहुंचता है। उसका एक हाथ पहले ही जा चुका है, पूरा शरीर खून से लथपथ है। लेकिन सम्राट, वह बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे रविवार की दोपहर में आराम से चाय पी रहा हो। नायक कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सम्राट उसे बोलने का मौका भी नहीं देता। वह उसे उसकी पूरी यात्रा याद दिलाना शुरू करता है। पिट ऑफ सोलिट्यूड को पार किया, प्रशिक्षण कक्ष को पार किया, सबसे ज्यादा योग्यता अंक हासिल किए और धीरे धीरे साम्राज्य के शीर्ष तक पहुंच गया। फिर सम्राट एक साधारण सा सवाल पूछता है, क्या तुम कभी संतुष्ट हुए? और यह सवाल सुनते ही नायक हंस पड़ता है। वह जमीन पर पड़े टूटे हुए भाले का एक टुकड़ा उठाता है और फिर उसे अपने ही कान में घुसा देता है। हाँ, बिल्कुल सामान्य हरकत। वह अपनी खोपड़ी के अंदर से एक परजीवी निकालता है, एक कीड़ा। सम्राट ने यह परजीवी उसके दिमाग में डाल रखा था ताकि पिछले 30 सालों तक नायक को एक नियंत्रित कठपुतली की तरह चला सके। उसने नायक से सिर्फ उसकी आजादी नहीं छीनी थी, उसका परिवार, उसकी यादें, उसकी पहचान, सब कुछ धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया था। और यह सब उस परजीवी की वजह से हुआ था जो उसके दिमाग में छिपा हुआ था। लेकिन सम्राट की प्रतिक्रिया? वह एक छोटी उड़ती हुई परी को पकड़ता है और उसका सिर काटकर अलग कर देता है। फिर नायक के सीने में तलवार घोंप देता है, इतनी तेजी से कि नायक को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिलता। वह जमीन पर गिर जाता है, उसी राजकक्ष में जिसे पार करके वह पूरी यात्रा के बाद यहां तक पहुंचा था। सम्राट उसे बताता है कि सच्चाई जान लेना दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि कभी नायक उसका पसंदीदा खिलौना हुआ करता था। आखिरी पलों में नायक के दिमाग में बस एक विचार होता है, क्या मेरी पूरी जिंदगी का कोई मतलब था? और फिर एक आवाज सुनाई देती है, जागो। नायक अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने एक ऐसी जगह होती है जो उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। एक विशाल पत्थर की तलवार। यह वही प्रतीक है जो 30 साल पहले विशेष सेना के प्रशिक्षण कक्ष में हुआ करता था। मतलब वह वापस आ चुका है। सब कुछ फिर से शुरुआत पर। प्रशिक्षण मैदान में एक लड़का खड़ा है, उसके हाथ में वही टूटा हुआ लॉकेट है और उस लड़के का नंबर 974। कम नंबर का मतलब ज्यादा ताकतवर। इसलिए 974 का मतलब है कि नायक शिविर के लगभग सबसे निचले स्तर पर है। उसकी कम रैंक की वजह से उसे ज्यादातर भारी मेहनत वाले काम दिए जाते हैं। एक तरफ वह इस व्यवहार से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक हिस्सा मानता है कि कम रैंक होना शायद उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर कोई उस पर ध्यान ही नहीं देगा तो वह आसानी से भागने की योजना बना सकता है। तभी एक प्रशिक्षु उससे टकरा जाता है। नायक के हाथ में रखे बक्से जमीन पर गिर जाते हैं। वह तुरंत गुस्से में पूछता है कि सामने वाले की आंखें हैं भी या सिर्फ सजावट के लिए हैं, लेकिन सामने वाली लड़की तुरंत माफी मांग लेती है। नायक उसकी रैंक पर ध्यान देता है, ऊंची रैंक वाली प्रशिक्षु, और इसका मतलब है कि यह कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती। संभावना है कि वह किसी शाही कुलीन परिवार से ताल्लुक रखती हो, और कुलीन लोगों के लिए यह प्रशिक्षण शिविर लगभग छुट्टी बिताने की जगह जैसा है। उनके दिमाग में परजीवी नहीं डाले जाते, उन्हें अपनी वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऊपर से उन्हें अलग विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं। नायक जल्दी समझ जाता है कि यह लीना बियोलफ है, और लीना अकेली नहीं है। उसके साथ क्रूअल विट और काचा इबेर भी हैं। ये तीनों शिविर के शीर्ष 3 प्रशिक्षुओं में गिने जाते हैं। तो नायक के लिए इन लोगों से उलझना मतलब अपनी ही मुसीबत का ठेका खुद लेना था। लेकिन क्रूएल को नायक का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह नंबर 974 का अपमान करता है और कहता है कि उसकी हैसियत उनके सामने बोलने की नहीं है। नायक चुप रहता है। फिर क्रूएल उस पर थूकता है और कहता है कि अब दया की भीख मांगो।
अंदर से नायक का मन कुछ और ही कह रहा है। उसका मन कर रहा है कि क्रूएल के 2 टुकड़े कर दे, लेकिन वह खुद को रोक लेता है, क्योंकि अभी बदला लेने से ज्यादा जरूरी है भागना। आखिर क्रूएल ऊब कर चला जाता है, कच्चा बक्से उठाकर नायक की मदद कर देता है। आमतौर पर यहीं दृश्य खत्म हो जाता, लेकिन जब नायक भंडार कक्ष की ओर वापस जाता है तो उसे कुछ असामान्य महसूस होता है। दरवाजे के पीछे कोई है और उसकी हत्या करने की मंशा बिल्कुल साफ है, घात लगाकर हमला। नायक सोचता है कि शायद रोमन वापस आ गया है। फिर भी वह बेफिक्र होकर अंदर चला जाता है, और वहां जो व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा होता है वह खुद लीना होती है। और यहीं नायक को अपने पिछले जीवन की एक खतरनाक शख्सियत याद आती है, ब्लू आयरन आर्म गार्ड, साम्राज्य के सबसे वांछित अपराधियों में से एक। ऐसा व्यक्ति जिसे नायक की पिछली समय रेखा में इंपीरियल नाइट्स भी आसानी से संभाल नहीं पाए थे। उसने केवल 11 साल की उम्र में पहली हत्या की थी। उसका लोहे का हाथ डर का प्रतीक बन चुका था, लेकिन एक दिन लुरना नाम की योद्धा ने उसका लोहे का हाथ तोड़ दिया और उसे घसीटते हुए शाही महल तक ले गई। यह उपलब्धि इतनी असाधारण थी कि लुरना को इंपीरियल नाइट्स में स्थान मिल गया, और बीओएलएफ परिवार का सम्मान भी। बीओएलएफ परिवार साम्राज्य के 4 प्रमुख कुलों में से एक था और बर्फीले उत्तरी क्षेत्र पर शासन करता था। लोग खुले तौर पर कहते थे कि लुराना में पूरे महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली तलवारबाज बनने की क्षमता है। बचपन से ही उसका नाम सोर्ड सेंट के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। इसलिए नायक लेना से साफ कहता है कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वह उससे क्यों मिलना चाहती है। लेना बस उसे संदेह भरी नजरों से देखती रहती है, फिर सीधे सवाल करती है, तुम्हारा असली मकसद क्या है? नायक ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन लीना बताती है कि उसने उसकी पिछली लड़ाई देखी थी। उसने देखा था कि जो हमला किसी नए प्रशिक्षु के लिए असंभव होना चाहिए था, नायक ने उसे बेहद आसानी से कर दिया। नायक समझ जाता है कि उससे एक गलती हो गई थी। उसने अपनी असली ताकत कुछ ज्यादा ही दिखा दी थी। लेकिन अब सच स्वीकार करना मतलब बेवजह सबका ध्यान अपनी ओर खींचना था, इसलिए वह अनजान बनने का पूरा नाटक करता है। लीना कुछ देर तक उसे देखती है, फिर अचानक वह वही हमला नायक पर कर देती है जो उसने रोमन के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नायक समझ जाता है कि वह उसका परीक्षण कर रही है, इसलिए वह बचने की कोशिश नहीं करता। हमला लगता है और वह दर्द से तड़प उठता है। लेना तुरंत माफी मांगती है। वह कहती है कि उसे लगा था नायक उस हमले को रोक लेगा, और सच कहें तो लेना का शर्मिंदा चेहरा देखकर नायक के दिमाग में एक विचार आता है, अगर उसे अपराध बोध हो रहा है तो क्यों न इसी अपराध बोध का फायदा उठाया जाए। नायक उम्मीद करता है कि लीना उसके रहस्य को नजरअंदाज कर देगी, और हैरानी की बात यह है कि योजना काम करती हुई नजर आती है। लीना उसकी मदद करने लगती है। वह बक्से हटाती है और कहती है कि नायक को इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आखिर दोनों अभी भी प्रशिक्षु ही हैं। बातों बातों में लीना उम्मीद से कहीं ज्यादा दोस्ताना निकलती है। वह बताती है कि उसे कम रैंक वाले प्रशिक्षुओं के साथ होने वाला भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर भविष्य में वह अपने परिवार की मुखिया बनती है तो वह इस व्यवस्था को बदलना चाहती है। दोनों अपना काम पूरा करते हैं। नायक मदद के लिए लीना को धन्यवाद देता है, लेकिन लीना की नजर यहीं खत्म नहीं होती। वह कहती है कि शायद वह गलत साबित होना चाहती है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। उसने नायक की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया था। उसकी आंखें लगातार लीना के हाथों पर टिकी हुई थीं, और इसी वजह से नायक को हमले की दिशा पहले ही समझ आ गई थी। यानी लीना का शक लगभग पक्का हो चुका है। अब वह नायक पर करीब से नजर रखने वाली है। नायक चुप रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक ही सवाल चल रहा है, लीना को कैसे संभाला जाए? या फिर क्या उसे अभी ही रास्ते से हटा देना बेहतर होगा? नायक जानता है कि वह लीना को मार सकता है, लेकिन अगर बियोल्फ परिवार को पता चला कि उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ है तो पूरा कुल उसके खिलाफ आ जाएगा, और उस स्थिति में भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फैसला साफ है, अभी लड़ाई नहीं, भागना ही सबसे अच्छा विकल्प है। इसी योजना के साथ नायक शौचालय की ओर चला जाता है। उसकी पिछली समय रेखा में बहुत से प्रशिक्षुओं ने शिविर से भागने की कोशिश की थी, लेकिन केवल एक व्यक्ति वास्तव में बाहर तक पहुंच पाया था। वह पास के जंगल में पकड़ा गया था। मरने से पहले उसने एक रहस्य बताया था। क्षेत्र 3 के एक पुराने शौचालय के पीछे दीवार में एक गुप्त रास्ता था,
और वही रास्ता शिविर के बाहर जाता था। नायक वर्तमान समय रेखा में उस जगह की जांच करता है और वह रास्ता सच में अभी भी वहां मौजूद है। रास्ता छोटा है, लेकिन अगर वह खुदाई जारी रखे तो आखिरकार बाहर निकल सकता है। आजादी सचमुच उस दीवार के दूसरी तरफ है। लेकिन नायक जल्दबाजी नहीं करता। उसे सही समय का इंतजार करना होगा। वह सब कुछ फिर सामान्य कर देता है और रात की गिनती से कुछ देर पहले अपनी कोठरी में लौट आता है। बेचैनी के बावजूद वह खुद को शांत रखता है। आखिर वह पहले सेनापति रह चुका है। उसने एक बात सीखी थी, किसी अभियान की सफलता केवल ताकत से नहीं, तैयारी से तय होती है। भागने के बाद पीछा करने वाला दल निश्चित रूप से उसके पीछे भेजा जाएगा, और अगर वह पकड़ा गया तो वे उसे सिर्फ मारेंगे नहीं, उसके शरीर को बाकी प्रशिक्षुओं के लिए चेतावनी बना देंगे। इसलिए केवल ताकत काफी नहीं है। उसे अपना छिपा हुआ आखिरी दांव तैयार करना होगा, डार्क ड्रैगन ब्रीदिंग। यह ऊर्जा संचालन तकनीक विशेष सेना के सेनापतियों के अलावा लगभग किसी को नहीं सिखाई जाती। समस्या यह है कि उसका वर्तमान शरीर इतना कमजोर है कि इस तकनीक को ठीक से संभाल नहीं सकता। इसलिए नायक एक और खतरनाक विकल्प चुनता है, डिवाइन ड्रैगन ब्रीदिंग। इस तकनीक में ऊर्जा बहुत तेज गति से शरीर के भीतर प्रवाहित होती है। शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा भरने लगती है, जैसे सचमुच कोई ड्रैगन उसके भीतर समा गया हो। इतनी विशाल शक्ति महसूस होते ही नायक को एक पुरानी बात याद आती है। डिवाइन ड्रैगन ब्रीदिंग पहले सम्राट की गुप्त तकनीक थी। इसी शक्ति की मदद से पहले सम्राट ने साम्राज्य की स्थापना की थी और दर्जनों राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन अब नायक की असली समस्या शुरू होती है। उसकी जमा की हुई ऊर्जा शक्ति केंद्र से बाहर निकलने लगती है। वह जितना उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। आखिर उसे समझ आ जाता है कि इतने कमजोर शरीर में स्थिर शक्ति केंद्र बनाना लगभग असंभव है, स्पेशली जब वह एक ऐसी सीक्रेट आर्ट यूज कर रहा हो जिसे उसने कभी प्रॉपर्ली मास्टर ही नहीं किया। और इसकी वजह भी साफ है। डिवाइन ड्रैगन ब्रीडिंग स्वयं सम्राट ने उसे एक परीक्षा के तौर पर सिखाई थी, लेकिन नायक को पूरी तकनीक नहीं मिली थी। उसके पास 2 ग्रंथों में से केवल एक ग्रंथ था, इसलिए ऊर्जा को अवशोषित करने की पूरी विधि उसे कभी नहीं मिली। सबसे दिलचस्प बात, नायक जानता है कि दूसरा ग्रंथ कहाँ है, लेकिन अभी उसके पीछे जाना आत्मघाती होगा। पहले शिविर से भागना है, बाकी सब बाद में। अगली सुबह नायक और दूसरे प्रशिक्षुओं को एक सभा के लिए बुलाया जाता है। शिविर में अफवाह फैलने लगती है कि कुछ चुने हुए प्रशिक्षुओं को आजादी मिलने वाली है, लेकिन यह बात सुनते ही नायक समझ जाता है कि ये लोग कितने भोले हैं। उसके पिछले जीवन की यादों के अनुसार आज शिविर में एक बेहद खतरनाक व्यक्ति आने वाला है, और उस आदमी की नजर में ना आना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। तभी रामेण नायक को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन अचानक एक शक्तिशाली आवाज से पूरी सभा शांत हो जाती है। आवाज इतनी शक्तिशाली होती है कि प्रशिक्षु लगभग गिरने लगते हैं। यह कोई सामान्य चीख नहीं थी, यह ऑरा वॉइस ट्रांसमिशन थी। यह ऐसी तकनीक है जिसमें ऊर्जा को आवाज के भीतर प्रवाहित करके सुनने वाले के शरीर और दिमाग पर दबाव डाला जाता है। इसे इस्तेमाल करने वाला जितना शक्तिशाली हो, उसकी आवाज उतनी ही विनाशकारी होती है। और जो आदमी उनके सामने खड़ा है, नायक उसे पहचानता है। डेमियन, प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य सेनापति, और नायक की पिछली समय रेखा में यही वह आदमी था जिससे उसे हर संभव परिस्थिति में दूर रहना चाहिए था। एक पागल आदमी है और हमारे नायक को हर कीमत पर उससे बचना है। उसकी आवाज वाली तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि 2 प्रशिक्षु मौके पर ही मर जाते हैं और उनके शवों को घसीटकर दूर ले जाया जाता है, जबकि बाकी लोग कमांडर की निगाहों के सामने शांत रहने की कोशिश ही कर सकते हैं। जान के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि वह किसी और से बेहतर जानता है कि डामन लोगों को खिलौनों की तरह देखता है। अगर एमसी उसकी सूची में आ गया तो वह भागने की बात भूल सकता है, वह अपनी जान भी गंवा सकता है। फिर डेमन उनके सामने खड़ा होकर उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें कचरा कहता है और मानता है कि अगर उसके हाथ में होता तो वह उन सभी को वहीं मार देता। फिर भी वह कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्राट उन्हें खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका दे रहा है, भाड़े के सैनिकों वाले प्रोजेक्ट में शामिल होकर। बेशक जन जानता है कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि वह कभी खुद उनमें से एक था। एक ड्रैगन योद्धा जिसका काम सम्राट की रक्षा करना था। उसके दिमाग को नियंत्रित किया गया था और गुप्त रूप से उसके अंदर एक कीड़ा डाल दिया गया था
ताकि इन लोगों को घिनौनी कठपुतलियों की तरह नियंत्रित किया जा सके। मूल रूप से यही वह चीज है जो हमने शुरुआत में देखी थी, सैनिक जो मौत के बाद भी लड़ते रहने को तैयार थे। लेकिन डेमन कहता है कि इनमें से कोई भी बात नहीं है। इसके बजाय वह उन्हें ताली बजाने के लिए मजबूर करता है और कहता है कि उनके जैसे कचरे के लिए यह एक दुर्लभ मौका है। वहीं जन खुद को नजरों से बचाए रखने पर ध्यान देता है। लेकिन उसकी योजना तब बिगड़ जाती है जब उसके पीछे रोमन हाथ उठाकर पूछता है कि ड्रैगन योद्धा बनने के लिए किसी को कितना शक्तिशाली होना पड़ेगा। वह यह धमकी भी देता है कि शक्तिशाली बनने के बाद वह जान की पिटाई करेगा। डेमियन को यह बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह तुरंत रोमन की छाती को फिंगर जेस्चर आर्ट नाम की तकनीक से भेद देता है, जिससे वह संकेंद्रित ऊर्जा की गोलियां चला सकता है। रोमन हमले से बच नहीं पाता तो डेमन उसे सिर्फ एक कीड़ा कहता है। जान समझ जाता है कि रोमन अभी मरा नहीं है, इसलिए अगर वह अभी खून बहना रोक दे तो उसे बचा सकता है। लेकिन कोई भी हरकत उसे उस पागल आदमी का अगला निशाना बना देगी। सौभाग्य से रोमन फिर उठ खड़ा होता है और दिखाता है कि वह जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। फिर वह पूछता है कि डेमियन जैसे आदमी ने इतनी मेहनत करके इन तथाकथित कीड़ों को इकट्ठा क्यों किया है। रोमन चाहे कुछ भी कहे, डेमन सोचता है कि ये लोग सिर्फ इसलिए यहां हैं क्योंकि उनकी जिंदगी इस पर निर्भर है। तो अगर वह सच में उन्हें कीड़े समझता है तो वह अपने प्यारे सम्राट की रक्षा खुद अकेले क्यों नहीं करता। पूरा कमरा शांत हो जाता है। डेमन मानता है कि रोमन काफी जिद्दी कीड़ा है, बिल्कुल उस कॉकरोच की तरह जो सिर कटने के बाद भी जिंदा रह सकता है। फिर वह पूछता है कि क्या रोमन भी ऐसा कर सकता है और अपनी उंगली पर भारी मात्रा में ऊर्जा जमा करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वह हमला करता है कोई चीज उस हमले को रोक देती है। वह एक क्रिस्टल मोल है, गुफाओं में रहने वाला जीव जिसकी एक खास क्षमता है। जैसे ही वह किसी चीज को छूता है वह फट जाता है। इसलिए मौके पर मरने के बजाय रोमन बच जाता है और विस्फोट की वजह से सिर्फ बेहोश होता है। और यह सब जान की वजह से होता है, जिसने बाथरूम में उस मोल को ढूंढ लिया था और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए उसे संभाल कर रखा था। फिर भी वह जानता है कि अगर डेमन ने उसे उसे फेंकते हुए देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वह आदमी सिर्फ हंसता है और कहता है कि कॉकरोच के लिए जान काफी दिलचस्प है और उसके पास बहुत किस्मत है। आखिर में डेमन वहां से चला जाता है। जान राहत की सांस लेता है और सोचता है कि कम से कम आज के लिए वह सुरक्षित है। लेकिन उसकी यह सोच पूरी तरह गलत है। अपने कार्यालय में डेमन उन दोनों लड़कों के चेहरे साफ साफ याद रखता है और तय करता है कि उसे दो बेहद दिलचस्प खिलौने मिल गए हैं। इसके बाद हम एरिया 3 के उस पुराने बाथरूम में पहुंचते हैं जहां जान पिछले 3 दिनों से बिना रुके काम कर रहा है। वह उस सुरंग को चौड़ा कर रहा है जो उसे आजादी तक ले जाएगी। दुर्भाग्य से उसने इस काम के लिए जरूरी मेहनत को बहुत कम समझा था। जगह इतनी कम है कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा है। इसके बावजूद बाकी चीजें अच्छी चल रही हैं क्योंकि उसने अपनी आंखों में ऊर्जा का इस्तेमाल करके अंधेरे में देखना सीख लिया है। काम लगातार एक जैसा है और वह बाथरूम एक ऐसी छोड़ी हुई इमारत में है जो नक्शों पर भी मौजूद नहीं है, इसलिए उसे पकड़े जाने की ज्यादा चिंता नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी उसकी चाकू अचानक किसी कठोर चीज से टकराती है। वह काले पानी की पाइपें होती हैं जिन्हें वह आखिरकार तोड़ देता है। इसका पता बाद में चलता है जब उसके सुपरवाइजर गिनती शुरू करते हैं और उन्हें उसकी तरफ से भयानक बदबू आती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए वह बहाना बनाता है कि कचरे के बैरल ले जाते समय दुर्घटना हो गई थी। बदबू इतनी खराब होती है कि वे लोग उसे नहाकर सब कुछ अच्छी तरह साफ करने का आदेश देते हैं। जैन सिर्फ यही सोच सकता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी पाइप से टकराएगा, और निश्चित रूप से इतनी भयानक बदबू वाली पाइप से तो बिल्कुल नहीं। फिर भी वह शांत रहता है क्योंकि उसने काफी प्रगति कर ली है और भागने के लिए उपयोगी चीजें भी चुरा ली हैं, जैसे खंजर, रस्सी और दूसरे औजार। इसलिए योजना अभी भी सही रास्ते पर है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसका शरीर भी काफी मजबूत हो गया है। उसने ऐसी क्रूर ट्रेनिंग झेली है जो लगभग किसी को भी मार सकती थी, लेकिन उसके लिए यही आजादी की कीमत है। तभी जन दो प्रशिक्षुओं को कमांडर के बारे में बात करते सुनता है। हर कोई उससे डरता है, लेकिन अफवाह है कि वह कुछ समय के लिए अपने पद से दूर रहेगा और जन इसे भागने का सही मौका मानता है। इससे उसे सुरंग जल्दी पूरी करने की और भी वजह मिल जाती है। इसलिए वह एरिया 3 में वापस जाता है और फिर से खुदाई शुरू करने ही वाला होता है। तभी उसे पास आते कदमों की आवाज सुनाई देती है और उसका पहला विचार होता है कि अब वह गया काम से।
लेना या डैमियन को सब पता चल गया और उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई। सौभाग्य से वह सिर्फ रोमन होता है, जो जाहिर तौर पर उसके पीछे वहां तक आया है और कहता है कि वह अभी भी चल सकता है। उसकी चोटें कुछ नहीं हैं। जान मानता है कि वह बस परेशान करने आया है और उसे चले जाने के लिए कहता है। रोमन मान जाता है और कहता है कि जान जरूर व्यस्त होगा, क्योंकि भागने के लिए सुरंग खोदना आसान नहीं है। इससे भी बुरी बात, वह खुले तौर पर उसे रिपोर्ट करने की धमकी देता है। पास में प्रशिक्षक मौजूद होने की वजह से जैन के पास अपनी सबसे शक्तिशाली चालों में से एक, डार्क केओस, इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। वह डार्क हाउस फॉर्म है, एक ऐसा वार जो रोमन के हिलने से पहले ही उसका गला काट देता और उसका पैर तोड़ देता। आखिरी सांस लेते समय रोमन पूछता है, लेकिन चाहे वह तस्वीर पूरी तरह असली महसूस हो, यह सिर्फ जान के दिमाग में भागने का आसान रास्ता दिखाने वाली कल्पना है। असल में जान चुप रहता है और रोमन पूछता है कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जान जोर देकर कहता है कि भागने की कोशिश करना बेहद गंभीर अपराध है और अगर हमारा नायक पकड़ा गया तो उसे निश्चित रूप से फांसी दी जाएगी, इसलिए वह उसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने को कहता है। शायद तब वह चुप रहेगा। जान इस अभिनय और तानों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रोमन किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उसे स्पेशल फोर्सेस से एमसी से भी ज्यादा नफरत है। उसके आत्मविश्वास की बात सुनकर रोमन हैरान रह जाता है और एमसी आगे बोलता रहता है। वह बताता है कि रोमन कमांडर के प्रति अपना गुस्सा छिपा नहीं पाया था, यहां तक कि जब वह लगभग मर गया था तब भी नहीं। यह साफ था कि रोमन अपने गृहनगर वापस जाने के लिए बेताब था। इसलिए जान कहता है कि उसे विश्वास नहीं है कि रोमन उसे धोखा देगा, क्योंकि वह खुद भी यहां से निकलना चाहता है। फिर वह उसे घूरकर पूछता है कि अगर वह गलत है तो बताए। रोमन मानता है कि हमारा नायक असाधारण है। पिछली लड़ाई के दौरान ही वह समझ गया था कि जान बेवकूफ नहीं है। वह जानता है कि अगर जान उसे मारना चाहता तो वह अभी भी यहां खड़ा नहीं होता। असल में रोमन उस पर करीब से नजर रख रहा था और उसने देखा कि एमसी की गंध बाकी प्रशिक्षुओं से अलग है। इसी वजह से उसने यह भी पता लगा लिया कि उसके जूतों पर चूने की धूल के निशान हैं, जबकि इस जगह का ज्यादातर हिस्सा ग्रेनाइट से बना है। उसने जान के चलने के तरीके का भी अध्ययन किया और उसके रोज के काम के रिकॉर्ड देखे, जिनसे पता चलता था कि वह वहां जरूरत से ज्यादा समय बिताता है। जान मानता है कि रोमन दिखने से ज्यादा तेज है और रोमन उससे योजना समझाने को कहता है। वह पूरी तरह निश्चित नहीं है कि वह साथ आना चाहता है, लेकिन वह इस मौके पर सोचने का समय चाहता है। जान इस तरह की किसी चीज के लिए मना कर देता है। यहां शक की कोई जगह नहीं है। रोमन शक्तिशाली है और लगभग 10 साल में रैंकिंग में बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन अकेले भागने से सिर्फ जैन ही नहीं, बल्कि उस परिवार की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है जिसे वह बचाना चाहता है। संक्षेप में, सोचने या हिचकिचाने का समय नहीं है। उसे अभी फैसला करना होगा, क्योंकि अगर रोमन आज उसके साथ जुड़ गया तो कल इसी समय तक वे लोग यहां से जा चुके होंगे। रोमन पूछता है कि बाहर निकलने के बाद उसकी क्या योजना है और जान कहता है कि हां, उसके पास योजना है। फिर भी यह जोखिम भरा है। दोनों की रैंक के बीच बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए संभव है कि गार्ड रोमन पर ज्यादा ध्यान दें और जान पर कम। फिर भी एमसी कहता है कि उसके दिमाग में कुछ है, उन्हें बस भरोसा रखना होगा। रोमन इस जाल में आ जाता है और उसके साथ पूरी तरह जुड़ने का फैसला कर लेता है। इसके बाद डैमियन सबको इकट्ठा करता है और प्रशिक्षुओं से कहता है कि उसने उन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि उसके पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। उनमें वरिष्ठ प्रशिक्षु नंबर 32 काइल और जूनियर नंबर 525 मार्विन भी हैं। वे ध्यान से सुनते हैं जब वह कहता है कि उसके पास बड़ी खबर है, जिसका जन कुछ समय से इंतजार कर रहा था। आखिरकार पहले परीक्षण की तारीख तय हो गई है। वह कहता है कि नियम सरल हैं। सभी को एबिस एज माउंटेन्स में भेजा जाएगा और जो भी जीवित बचेगा वह पास होगा। समस्या यह है कि वह जगह सामान्य बिल्कुल नहीं है। जन को नीलफ नाम के एक साहसी की कहानी याद आती है, जो अपनी मां को बचाने वाली एकमात्र जड़ी बूटी खोजने वहां गया था, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह खा लिया गया कि दफनाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इसके बाद सम्राट ने उन सभी लोगों के लिए वहां जाना प्रतिबंधित कर दिया जो अपनी जान की परवाह करते थे। उस क्षेत्र को इतना खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि वहां कमजोर गॉब्लिन्स से लेकर दुःस्वप्न जैसे विशालकाय दैत्य और ऐसे जीव तक भरे हुए हैं जिनका कोई नाम भी नहीं जानता। सबसे बुरी बात, पहाड़ की गहराई में इससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज छिपी है। एक क्रूर मुस्कान के साथ डेमन पूछता है कि क्या वे उत्साहित हैं, और मजाक में कहता है कि कितने कीड़े बचेंगे, इस पर शर्त लगाई जा सकती है। तभी उसका एक अधीनस्थ उसे एक जरूरी संदेश देता है। उसे तुरंत बुलाया गया है।
अभी भी हमें नहीं पता कि मामला क्या है, लेकिन तनाव साफ दिखाई देता है। वह आदमी तुरंत चला जाता है और डेमियन अचानक बदले रवैये से हैरान रह जाता है। वह और भी परेशान है, क्योंकि वह जानता है कि ज्यादातर जूनियर प्रशिक्षु जैसी जगह में एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। जहां तक कुलीन जूनियर प्रशिक्षुओं की बात है, उन्हें प्रशिक्षकों से मदद मिलने की काफी संभावना है। यह सब चल ही रहा होता है कि लोरेना उसके पास से गुजरती है और जूनियर प्रशिक्षु उसके लिए ऐसे रास्ता छोड़ते हैं जैसे वह कोई देवी हो। जान उसे देखता है और बस कहता है कि वह आगे बढ़े और कोई तमाशा ना करे। वह ध्यान देती है और एक पल के लिए लगता है कि वह कुछ करेगी, लेकिन वह सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर यह साफ कर देती है कि वह देखने के लिए बेताब है कि जान क्या करेगा। सौभाग्य से वह आगे बढ़ जाती है। फिर भी यह जानना कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, जन को और भी ज्यादा गुप्त तरीके से भागने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वह रोमन से पूछता है कि जो चीज उसने मांगी थी, क्या वह उसके पास है। रोमन धीरे से हाँ कहता है। शांत आत्मविश्वास के साथ जन उसे महान पत्थर की तलवार को आखिरी बार देखने के लिए कहता है। वह इसे फिर कभी नहीं देखेगा। जान पहले से जानता है कि डेमियन को कौन सा संदेश मिला है, क्योंकि उसे इंपीरियल पैलेस बुलाया गया है ताकि वह उम्मीदवारों, प्रशिक्षुओं और परीक्षा की तैयारियों की रिपोर्ट दे सके। इसका मतलब है कि उन्हें उसकी अनुपस्थिति के हर सेकंड का इस्तेमाल करना होगा। आज रात ही उनका भागना होगा। कुछ घंटे बाद गार्ड गिनती शुरू करता है और जूनियर प्रशिक्षुओं के नाम एक एक करके पुकारता है। जब जान की बारी आती है और कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह गंभीर हो जाता है और कहता है कि वह और परेशानी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर हमारा नायक आखिरकार जवाब देता है, मैं यहां हूं। लेकिन आवाज सेल से नहीं आती, वह उसके पीछे से आती है, जहां अचानक दो हाथ उसकी गर्दन तोड़ देते हैं और भागने की योजना शुरू हो जाती है। और हैरानी यह है कि जैसा हमें पहले बताया गया था, इसमें सिर्फ जैन और रोमन नहीं है। जाहिर तौर पर दो और प्रशिक्षु, जेक और टोटो, भी उनके साथ जुड़ते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि गार्ड के शव को अच्छी तरह छिपाना होगा ताकि कोई उसे ढूंढ न सके और उन्हें ज्यादा समय मिल सके। हैरानी की बात है कि रोमन ने एमसी के कहने पर उन दोनों को भर्ती किया था। वह साफ करता है कि वे काफी सक्षम हैं और भागने का मौका पाने के लिए मरने तक को तैयार हैं। वे आगे बढ़ते हैं और एक विशाल लाल दरवाजे तक पहुंचते हैं। जान समझाता है कि उसने उन्हें इसी वजह से साथ लाया था। वह इसे अकेले नहीं खोल सकता। सुविधा से एक सीलबंद क्षेत्र के पुराने बाथरूम तक जाने के लिए उन्हें एक दोहरे दरवाजे से गुजरना होगा। समस्या यह है कि यह तभी खुलेगा जब अंदर के दो स्विच दबाए जाएं और खुलने के बाद इसे बाहर वाले स्विच के साथ लॉक करना होगा। यानी पहले दो लोगों को दोनों तरफ के स्विच दबाकर रखना होगा, फिर बाकी दो लोग अंदर से गुजरेंगे और बाहरी स्विच दबाकर दरवाजा सुरक्षित करेंगे। तभी वे आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत से ही यह एक से ज्यादा लोगों की योजना थी। योजना तय होने के बाद वे काम शुरू करते हैं। रोमन और जैक पहले स्विच संभालते हैं, जबकि जान और दूसरा साथी आगे बढ़ते हैं। जान उनसे कहता है कि जब वे हाथ छोड़ सकते हैं तब वह संकेत देगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारा नायक संकेत देने के बजाय दरवाजा अचानक बंद कर देता है। वे बाहर फंस जाते हैं और रोमन पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्के मारना शुरू कर देता है। फिर जान दूसरी तरफ से दरवाजा खोलता है और वादा करता है कि वह उन्हें कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। फिर भी रोमन देखता है कि जान पूरी तरह खून से ढका हुआ है और पूछता है कि अंदर क्या हुआ। एमसी कहता है कि बस एक छोटी सी परेशानी थी। वह समझाता है कि उसने गार्डियन वुल्फ को बेहोश करने वाली दवाओं से काबू करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह काम नहीं किया, इसलिए उन्हें उससे सीधे और कठिन तरीके से निपटना पड़ा। इसी वजह से संकेत देने में भी देर हुई। वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद बाकी भागना तेजी से होता है। वे सुरंग पार करते हैं और शिविर के बाहर जंगल तक पहुंच जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जान को ऐसा कोई संकेत महसूस नहीं होता कि उनका पीछा किया जा रहा है या किसी को उनके भागने का पता चला है। इसलिए उन्हें हर सेकंड का इस्तेमाल करके अपने और पीछा करने वाली टीमों के बीच दूरी बढ़ानी होगी, जो देर सबेर उनके पीछे आएंगी। बाहर देखते हुए रोमन मानता है कि यह देखकर अजीब लगता है कि सब कुछ इतना आसान और तेज था, जबकि इतने सारे लोग अभी भी नीचे फंसे हुए हैं। जान उससे असहमत होता है। यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा है, वह देखने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा है। खूबसूरत नज़ारे के बावजूद वह उन्हें चेतावनी देता है कि यह तूफान से पहले की शांति है। वह अपने माता पिता की तस्वीर को एक बार और देखता है और जानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। बेशक उसके पास समय बर्बाद करने का भी समय नहीं है, इसलिए वह अब की योजना समझाना शुरू करता है। वे एट्रिया के ग्रेट फॉरेस्ट के केंद्र में हैं,
एक विशाल क्षेत्र जो साम्राज्य की उत्तरी पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है। रोमन पूछता है कि खतरा खत्म होने तक विशाल से कुछ जोआ पेड़ों के बीच छिपना बेहतर नहीं होगा क्या? लेकिन जान समझाता है कि जंगल भी राक्षसों से भरा है, इसीलिए वहां रहना जोखिम को दोगुना कर देगा। इसके अलावा छिपना बेकार है। पीछा करने वाली टीम में लगभग 20 लोग हैं जो इस जंगल को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानते हैं, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है भागना और अलग अलग दिशाओं में बंट जाना। अगर वे अलग हो जाते हैं तो पीछा करने वाली टीम को भी दो हिस्सों में बंटना पड़ेगा और 1 के खिलाफ 5 की लड़ाई 4 के खिलाफ 20 से कहीं ज्यादा संभव है। रोमन को यह योजना पसंद नहीं आती, क्योंकि सबसे ऊंची रैंक होने के कारण वह मुख्य निशाना बनेगा। जान उसे याद दिलाता है कि वह सबसे मजबूत भी है, इसलिए वह बच जाएगा। यह भले ही अन्यायपूर्ण हो, लेकिन अगर वे साथ रहे तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए बहस करने के लिए और कुछ नहीं है। जान छोटी छोटी तराशी हुई आकृतियों का इस्तेमाल करके रणनीति समझाता है और रोमन पूछता है कि केवल उसी के नाम के आगे बेवकूफ क्यों लिखा है। जान सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। फिर जेक उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। वह हमारे नायक को बाहर निकालने के लिए धन्यवाद देता है और मानता है कि उसके बिना वे कभी भाग नहीं पाते। फिर वह कहता है कि उम्मीद है कि वे सभी जिंदा बाहर निकलेंगे और किसी दिन फिर मिलेंगे। शुरुआत में हमारा नायक कुछ नहीं कहता। उसने सच में रोमन को सिर्फ एक मोहरे की तरह देखा था, अपनी योजना के लिए उपयोगी एक टुकड़ा। लेकिन अब वह मानता है कि उस आदमी के पास भी इस नरक से निकलने के लिए अपनी कोई वजह जरूर है, जिसके लिए वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। रोमन उसकी चुप्पी पर ध्यान देता है और जान के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर हैरान होता है। आखिर में वे एक बात साफ करते हैं, शायद वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे, जब तक कि वे पकड़े न जाएं या फिर उसी तरह फंस न जाएं जैसे भर्ती के समय थे। यह सुनने में कठोर है, लेकिन अगर वे फिर कभी नहीं मिलते तो इसका मतलब होगा कि सब कुछ सही हुआ। इसीलिए जान मानता है कि वह बेवकूफ नहीं है और बस कहता है, हम फिर नहीं मिलेंगे। चारों अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागने लगते हैं। कुछ समय बाद एमसी तय करता है कि अब अपनी चाल चलने का समय है। वह डिवाइन ड्रैगन ब्रेथ को विंडविंग फ्लैप नाम की तकनीक से सक्रिय करता है, जो उसकी बाहों और पैरों में ऊर्जा भेजती है और उसे अविश्वसनीय गति से दौड़ने देती है। एक ही चाल में वह खुद को पेड़ की चोटी तक भी पहुंचा देता है, लेकिन उसके सामने अभी भी जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। बुरी बात यह है कि उसका शरीर इतनी देर तक उस गति को बनाए नहीं रख सकता। उसने अभी तक ऊर्जा के सही प्रवाह में महारत हासिल नहीं की है, लेकिन अभी इनमें से किसी चीज की परवाह नहीं है। वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। दूसरों के बारे में सोचते हुए उसे थोड़ा दयनीय महसूस होता है कि स्पेशल फोर्सेस की 5th डिवीजन के नेता होने के बावजूद उसे इतना कुछ करने के लिए उनकी मदद लेनी पड़ी। फिर भी उसकी कमजोरी उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वह पता लगा सके कि वह अपनी पुरानी ताकत में कितनी जल्दी लौट सकता है। इसी बीच 2 अकेडमी अधिकारी उसके भागने की खबर सुनते हैं और शिकायत करते हैं कि उन्हें अभी तक शिकारियों से कोई अपडेट नहीं मिला। पागल कमांडर के महल से वापस आने से पहले उन्हें नतीजे चाहिए। समस्या यह है कि डेमन उसी समय वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वह पागल आदमी पहले ही वापस आ चुका है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह उस आदमी को 2 टुकड़ों में काट देगा, लेकिन फिर उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। वह कहता है, चिंता मत करो, वह व्यस्त रहा है, इसलिए मैं उसे अपना काम करने दूंगा। यह आदमी कैडेट हेडक्वार्टर्स का प्रमुख है, इसलिए वह जल्दी से वादा करता है कि भगोड़ों को पकड़ लिया जाएगा। डेमियन पूछता है कि वह बिना परेशानी के उन्हें वापस कैसे लाने की योजना बना रहा है, लेकिन परेशानी पहले ही शुरू हो चुकी होती है। वह आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले डेमन उसके कंधे को इतनी ताकत से पकड़ता है कि उसे जमीन पर पटक देता है और उसके दोनों पैर तोड़ देता है। बाकी सभी डर जाते हैं। डेमन कहता है कि उसे नहीं पता कि वे उन्हें कैसे वापस लाएंगे। उसे बस इतना पता है कि कुछ प्रशिक्षुओं को पकड़ने में नाकाम रहने के कारण वे बेकार हैं। वह आदमी एक और मौका मांगता है, लेकिन डेमन उसका सिर कुचल देता है और कहता है कि उसके पास देने के लिए कोई और मौका नहीं है। फिर वह अपने एक अधीनस्थ को पीछा करने वाली टीम बुलाने के लिए कहता है। अब से वह खुद इसे संभालेगा, क्योंकि एक बेहद दिलचस्प लड़का है जिसे वह ढूंढना चाहता है। अगली सुबह एट्रिया के ग्रेट फॉरेस्ट में तीसरी पीछा करने वाली टीम पूरी गति से आगे बढ़ती है। तभी उनका नेता बाकी लोगों को रुकने के लिए कहता है। उसने जमीन पर कुछ अजीब देखा है। दूसरे पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है या निशान गायब हो गए हैं, लेकिन वह कहता है कि बिल्कुल उल्टा है। पीछा बहुत आसानी से आगे बढ़ रहा है और उसे कुछ गलत महसूस हो रहा है। वह अपना मुखौटा उतारती है और उसका नाम किल्स है। उसके साथ ही काइल और रॉड्रिगो उसकी बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ नंबर 974 है, हमारा नायक।
वह कमजोर है, इसलिए जाहिर तौर पर तलाश आसान है। उन्हें चट्टान के पास उसके पैरों के निशान मिल गए हैं और संकेत भी हैं कि वह उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा, ठीक वैसा निशान जैसा कोई डरा हुआ और दयनीय प्रशिक्षु छोड़ता। फिर भी कैल्स उस एहसास को नहीं झटक पाती कि कुछ बहुत गलत है। फिर भी वह खुद से कहती है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। फिर वह देखती है कि कोहरा और घना हो रहा है और आदेश देती है कि वे तेजी से आगे बढ़ें ताकि काम जल्दी खत्म कर सकें। बाकी लोग सहमत होते हैं और कहते हैं कि 974 आसान होगा और नंबर 12 ही असली परेशानी है। लेकिन सब कुछ तब बिगड़ जाता है जब अचानक रॉड्रिगो के पीछे एक आकृति दिखाई देती है और बाकी लोगों के समझने से पहले ही उसे पेड़ों की चोटियों में घसीट ले जाती है। अब केवल दो बचे हैं। जब काइल आखिरकार समझता है कि उसका साथी गायब है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जान उसे एक ही वार में मार देता है। कुछ सेकंड बाद काइल पीछे मुड़कर पूछती है कि इतनी आवाज क्यों हो रही है, लेकिन खुद को पूरी तरह अकेला पाती है। दोनों साथी बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। वह तुरंत सोचती है कि दुश्मन उन्हें इतनी जल्दी कैसे मार सकता है। हालांकि यह वही बुरा एहसास है जो उसे पहले हुआ था। उसके दिमाग का तार्किक हिस्सा जानता है कि नंबर 974 ऐसा नहीं कर सकता। तभी हमारा नायक उसके सिर पर हमला करता है, लेकिन वह समय रहते प्रतिक्रिया देती है और पलटवार करके एक पेड़ को आधा चीर देती है। वह उसे घमंडी कहकर गाली देती है कि उसने सोचा था वह इतनी आसानी से उसके जाल में फंस जाएगी। दुर्भाग्य से उसके लिए अचानक एक तार उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट जाती है और शाखा को चरखी की तरह इस्तेमाल करके उसे जंगल में घसीट ले जाती है, धीरे धीरे उसका गला फाड़ देती है। कुछ ही सेकंड में जान समझ जाता है कि जो निशान और सुराग उन्हें मिले थे वे जानबूझकर छोड़े गए थे ताकि उन्हें रोका जा सके और उसी दिशा में लाया जा सके। वह समझ नहीं पाता कि नंबर 974 उन शिकारियों को कैसे हरा सकता है जो कभी असफल नहीं हुए। लेकिन वह अपनी सोच पूरी नहीं कर पाती और बिल्कुल उसी तरह परस्यूट स्क्वाड 3 भी खत्म हो जाती है। सब शांत होने के बाद हमारा नायक उनके हथियार उठा लेता है और मानता है कि यह उसकी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह सच में जिंदा बाहर निकल सकता है। फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता कोहरे का इस्तेमाल करना है, लेकिन कंपाउंड के शिकारी कुत्ते जल्द ही खून की गंध पकड़ लेंगे। इसलिए वह सिलिका हर्ब्स खाकर और उन्हें अपने शरीर पर रगड़कर अपनी गंध छिपाना शुरू करता है। इनकी गंध बहुत खराब होती है और कुत्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए फिलहाल यह उसे सुरक्षित रख सकती है। असली समस्या यह है कि एक बार हेवनली एंड अर्थली नेट फैला दिया गया तो राजा भी भाग नहीं सकता और समय लगातार निकल रहा है। तभी वह जंगल के दूसरे हिस्से से धुआं उठता देखता है, जो एक भयानक संकेत है। पीछा करने वाली टीमों को आग जलाने की अनुमति नहीं है, इसलिए शायद जेक और बाकी लोग वहां शिविर बना रहे हैं। बेशक यह बेवकूफ़ी है और इसकी वजह से वे मारे जा सकते हैं। और जैसे ही वह उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, वह खुद से कहता है कि यह उनके बारे में चिंता करने का समय नहीं है। आखिर उसने उन्हें सिर्फ इसलिए साथ लाया था क्योंकि उसे भागने के लिए उनकी जरूरत थी और वह उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए अगर शिकारी उनके पीछे जाते हैं तो इससे उसे फायदा ही होगा। लेकिन वह खुद को जितना समझाने की कोशिश करता है, उसका शरीर खुद आगे बढ़ता है और वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। समस्या यह है कि अचानक उसे गर्दन के पीछे बर्फ जैसी ठंड महसूस होती है। यह वही खून की प्यासी भावना है जिसे उसने युद्ध के मैदान में हजारों बार महसूस किया था। यह एहसास कि कोई उसके पीछे है और उसे देख रहा है। पहले वह सोचता है कि यह कोई जंगली जानवर है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, मुझे खुशी है कि तुमने चारा निगल लिया। झटका इतना बड़ा होता है कि हमारा नायक कुछ पल के लिए जम जाता है, जबकि वह आवाज आगे कहती है कि जिस पहली बार उसने उसे देखा था उसी समय जान गया था कि जान एक बहुत मजेदार खिलौना होगा। तभी जान समझता है कि एक छोटी तितली के पंखों की फड़फड़ाहट भी एक विशाल तूफान में बदल सकती है। जब वह आखिरकार पीछे देखता है तो डेमियन को शांत भाव से उसकी तरफ चलते हुए देखता है। उसकी आंखें सही थीं। फिर वह उसकी नजरों से नजरें मिलाता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा 974। तनाव इतना भारी है कि कुछ सेकंड खिंच जाते हैं। तभी बिजली उस खामोशी को तोड़ देती है और जैसे वह बस टहलने निकला हो, डेमन आराम से कहता है कि लगता है बारिश होने वाली है। इस बीच जान ठंडे पसीने में डूब जाता है और सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसे इसी दिन निकल जाना था क्योंकि दूसरी समय रेखा में कमांडर उम्मीद से देर से महल से वापस आया था। उस देरी के कारण परेशानी हुई थी और वह लगभग सम्राट द्वारा जेल भेज दिया गया था।
इतना बड़ा बदलाव इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए था। इसलिए जान सोचता है कि क्या उसके अपने कामों ने भविष्य को बदल दिया। इनमें से किस चीज ने ऐसा बुरा परिणाम पैदा किया? क्या वह लीना से मिला था या रामा की मदद की थी? क्या वे लोग थे जिन्हें उसे भागने के लिए मारना पड़ा? ये सब छोटी बातें लगती थीं, लेकिन अब साफ है कि छोटी छोटी पसंदें जमा होकर उसके बनाए भविष्य को बर्बाद कर चुकी हैं। फिर डेमन पूछता है कि क्या वह उसे फिर एक और मोल फेंकने वाला है, और जन साफ समझ जाता है कि यह संकेत उसी घटना का है और वह गंभीर परेशानी में है। कमांडर मानता है कि उस दिन वह सच में हैरान था और उसने कभी नहीं सोचा था कि जन इतनी जल्दी संभल जाएगा। कुछ सेकंड तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था या कोई प्रशिक्षु इतनी तेजी से कैसे चल सकता है। उसके लिए यह एक शानदार खोज थी कि ऐसी जगह पर जहां उसे सिर्फ कीड़े मिलने की उम्मीद थी, इतनी क्षमता वाला व्यक्ति मिल गया। बेशक जान समझ जाता है कि यह सोचना मूर्खता थी कि ऐसी चीज किसी की नजर से बच जाएगी, और भले ही उसे नहीं पता कि भविष्य कितना बदल चुका है, यह सबसे खराब संभावित नतीजों में से एक है। डेमियन के बारे में वह एक बात जानता है, एक दिन वह महाद्वीप के 3 महानतम तलवारबाजों में से एक बनेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए अगर उसे मारना है तो अभी या कभी नहीं। डेमन तुरंत उसकी हत्या करने की मंशा महसूस कर लेता है और हंसते हुए पूछता है कि वह उसे मारने की योजना कैसे बना रहा है। इस बात से उत्साहित होकर कि यह लड़का भागने की कोशिश नहीं कर रहा, वह उसे मौका देता है और कहता है कि उसे मारने की कोशिश करो, और इस आधार पर कि वह क्या करता है, वह उसे वह आज़ादी देगा जिसे वह इतनी बुरी तरह चाहता है। यह सुनते ही जान की आंखें बदल जाती हैं। इससे डेमन और भी उत्साहित हो जाता है। उसने कभी किसी प्रशिक्षु में इतनी साफ सोच, साहस, सहन शक्ति, कौशल और सावधानी नहीं देखी थी। वह उस कचरे से कहीं ऊपर है जिसे डेमियन रोज देखता है। लगभग ऐसा लगता है जैसे वह स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने के लिए पैदा हुआ हो। डेमियन इतना उत्साहित हो जाता है कि वह पूछे बिना नहीं रह सकता कि अगर जान इसी तरह बढ़ता रहा तो वह किस तरह का राक्षस बनेगा। लेकिन उसकी कल्पना तब टूट जाती है जब हमारा नायक अचानक झुक जाता है, और डामियन जिन कौशलों को देखना चाहता था उन्हें दिखाने के बजाय जान जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगता है। डामन के चेहरे से सब कुछ साफ हो जाता है, और सबसे बुरी बात यह है कि हमारा नायक सच में ऐसा कर रहा है। वह और आगे बढ़ता है और कुछ आंसू भी निकालता है। फिर वह दावा करता है कि बाकी लोगों ने उसे भागने के लिए मजबूर किया था। अगर वह उनके साथ नहीं जाता तो वे उसे मार देते, और कहता है कि उसे राहत है कि डेमन वहां पहुंच गया। वह ऐसे बोलता रहता है जैसे डेमन निश्चित रूप से उसे बचाने वाला हो। तब डेमन पूछता है कि इसके पीछे कौन था। जान नंबर 12 की तरफ इशारा करता है और उसे जिम्मेदार बताता है। लेकिन अभिनय के साथ साथ डेमन साफ समझ जाता है कि वह बात पर विश्वास नहीं कर रहा। एमसी जितना भी अभिनय करे, वह पहले ही जान चुका है कि जन क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वह जेन के हमले को आखिरी सेकंड में रोक देता है और कहता है कि वह इतनी सस्ती चाल के कारण अपनी सुरक्षा कभी नहीं गिराएगा। एक तरह से हमारा नायक का हमला उसे पहले से भी ज्यादा निराश करता है। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है जब वह अपनी आंखें खोलता है और एक दूसरे हमले की नोक देखता है जिससे वह मुश्किल से बच पाता है। तभी उसे समझ आता है कि पहला हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, बिल्कुल वही चाल जिसकी उसे सबसे होनहार प्रशिक्षु से उम्मीद थी। फिर एक पल में जैन उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि अगला वार असली हमला है। शैडो इरेजर नाम की कौशल का इस्तेमाल करके वह लगभग उसे मार देता है, लेकिन किसी वजह से वार वापस उछल जाता है और जैन खुद घायल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। फिर वह कमांडर के चारों ओर घूमती एक अजीब काली धुंध देखता है जो घूमते हुए सैकड़ों बेतरतीब प्रक्षेप्य छोड़ना शुरू करती है। वे आसपास की हर चीज को चीर देते हैं और स्थिति और खराब हो जाती है। वे प्रक्षेप्य जान का पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह अपना खंजर निकालकर शैडो फॉर्मेशन 5 सक्रिय करता है और हर एक प्रक्षेप्य को रोक देता है। हालांकि डेमन के उसकी तरफ बढ़ते समय पूरी संरचना चकनाचूर हो जाती है। डेमियन मानता है कि अगर जान जीत जाता तो वह उसे जाने देने वाला था, लेकिन अब नहीं। वह इतना मनोरंजक खिलौना खोना नहीं चाहता और कहता है कि वह उसके साथ पूरी जिंदगी खेलता रह सकता है। तभी जान देखता है कि आखिरी हमले से उसके कपड़े फट गए हैं और उसके कंधे पर बना एक अजीब निशान दिखाई दे रहा है। पहले एमसी उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर हम भागने से 22 घंटे पहले के समय में जाते हैं, जब हाजिरी ली जा रही थी। जन यह भी सुनिश्चित कर रहा था कि उसकी योजना की हर चीज तैयार है। वह खुद से कह रहा था कि उसे जवाब मिलने में बस थोड़ा समय बाकी है, और वह यह जानने के लिए बेचैन था कि वह वास्तव में कौन था।
फिर लॉकेट का एक हिस्सा टूट गया और अंदर एक अजीब निशान दिखाई दिया। उसने अनुमान लगाया कि शायद यह उसके परिवार का प्रतीक है, लेकिन अगर ऐसा था तो उसे लॉकेट के अंदर क्यों छिपाया गया था? और अगर उसके परिवार का कोई प्रतीक था तो इसका मतलब था कि वह सामान्य गरीब परिवार से नहीं था, बल्कि गुलाम तो बिल्कुल नहीं था। अच्छी खबर सरल थी। उसे सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो उस निशान को पहचानता हो। दुर्भाग्य से वर्तमान में वही निशान डेमियन के कंधे पर बना हुआ है, जिससे जान सोचने लगता है कि यह पागल आदमी उसके परिवार से कैसे जुड़ा है। अब वह हर चीज पर शक किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता, खासकर यह जानते हुए कि यह पागल आदमी कौन है। जान आगे कुछ सोच पाता उससे पहले डार्विन बीच में बोलता है और पूछता है कि क्या उसने आखिरकार हार मान ली है। फिर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। सौभाग्य से जान समय रहते प्रतिक्रिया करता है और एक शक्तिशाली किक से हमले को रोक देता है। वार सीधा लगता है, लेकिन डेमियन बिना किसी खरोंच के उसे शांतिपूर्वक सह लेता है। फिर भी वह प्रभावित होता है और अपनी एक चाल दिखाने का फैसला करता है। जमीन से शुद्ध ऊर्जा के भालों को बुलाता है जो घातक कांटों की तरह ऊपर फूटते हैं। जान तेजी से उनसे बचता है, लेकिन एक उसके पैर को फिर भी छू जाता है। तभी उसे समझ आता है कि कमांडर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा, वह सिर्फ खेल रहा है। गुस्सा होने के बजाय जान सोचता है कि उसे भागने के लिए किसी भी मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। समस्या यह है कि अगर वह कर सकता भी है तो वह चाहता नहीं है। डेमन सिर्फ पागल आदमी नहीं है, वह अकेला ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जान के परिवार के बारे में कुछ जानता हो। और अगर सच में उसके परिवार के कुलीन होने की कोई संभावना है तो यह जानकारी बहुत मायने रखेगी, क्योंकि निकट भविष्य में आर्मीनिया रिबेलियन नाम का एक बड़ा विद्रोह पूरे महाद्वीप में फैल जाएगा, 10 राज्यों को गिरा देगा और कई कुलीन परिवारों को खत्म कर देगा। यह इतना बड़ा हो जाएगा कि शाही परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन अंत में सम्राट विद्रोह को संभाल लेगा और विद्रोही नेताओं तथा उनके रिश्तेदारों को मार देगा। समस्या यह है कि उस विद्रोह का नेता पिछले सम्राट का नाजायज बेटा होगा। उसके बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हर रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा। लेकिन वह आदमी डेमियन है। वर्तमान में वापस वह पूछता है कि आखिर जान सोच क्या रहा है। असली समस्या यह है कि डेमियन उसी परिवार से जुड़ा है और विद्रोह में वे सभी मारे जाएंगे, जिसमें हमारे नायक के माता पिता भी शामिल हैं। इसलिए अब भागना सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं है, विद्रोह को रोकना जरूरी है। ऐसा करने के लिए उसे डेमियन का भरोसा हासिल करना होगा और जो भी करना पड़े करना होगा। इसी सोच के साथ जान कहता है कि वह डेमियन के कौशल से प्रभावित है और स्पेशल फोर्सेस का प्रमुख निश्चित रूप से उसके जैसे काम का सम्मान करेगा। इन शब्दों का तुरंत असर होता है। एक पल में डेमन एमसी का चेहरा पकड़कर उसे खिलौने की तरह एक पेड़ में फेंक देता है, जिससे आसपास का हिस्सा बर्बाद हो जाता है और वह पूछता है कि क्या जान उसका मजाक उड़ा रहा है। जमीन पर पड़ा दर्द सहने में मुश्किल महसूस करते हुए वह डेमन को कहते सुनता है कि वह अपनी लापरवाह जुबान के साथ अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहा है। लेकिन हमारा नायक और जोर लगाता है और कहता है कि उसकी जुबान स्पेशल फोर्सेस के प्रमुख की कमजोरी भी जानती है। फिर डेमन ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया देता है जैसी जान चाहता था। वह गुस्से में पूछता है कि जान ये कैसे जान सकता है। एमसी बस जवाब देता है, सिमंस काउंटी के 592 में। वहीं उसे वह चीज मिली थी जिसकी उसे तलाश थी। इसके बाद हम कुछ घंटे आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में वापस डेमियन काम पर लौटने के लिए तैयार होता है। तभी उसका सहायक पूछता है कि उन 3 लोगों का क्या करना चाहिए जिनका उसने पहले जिक्र किया था। डेमन कहता है कि उन्हें वहीं वापस भेज दो जहां से वे आए थे। वह कीड़ों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हमें अभी भी ठीक से नहीं पता कि वह किन लोगों की बात कर रहा है, लेकिन तभी एक छड़ी वाले आदमी के आने से वह रुक जाता है, जो उसे व्यस्त होने का नाटक बंद करने और खुले अपमान के साथ उससे बात करने को कहता है। उसे देखकर डेमन पूछता है कि वह बिना चेतावनी क्यों आया, और तब पता चलता है कि यह रोड्रिगो मेयर है, स्पेशल फोर्सेस का प्रमुख। डेमन कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और यहां तक दावा करता है कि उसके अधीन बाकी प्रशिक्षु आधिकारिक सदस्यों से ज्यादा मजबूत हैं। रोड्रिगो इसे बकवास कहता है। वह इसलिए आया है क्योंकि उसने सुना है कि प्रदर्शन सामान्य से भी खराब चल रहा है। डेमन कहता है कि उसे नहीं पता रोड्रिगो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन सीधे अपमान किए बिना भी सहायक दोनों के बीच से निकलती शत्रुतापूर्ण ऊर्जा महसूस कर सकता है। दबाव इतना तीव्र है कि कमजोर सहनशक्ति वाला व्यक्ति पहले ही बेहोश हो जाता। फिर रोड्रिगो पूछता है कि डामिन सम्राट का अभिवादन करने ठीक से क्यों नहीं गया।
डैमियन जवाब देता है कि उसके पास करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। रॉड्रिगो संकेत देता है कि शायद उसने पूरा दिन भगोड़ों का पीछा करने में बिताया, लेकिन कमांडर पलटकर कहता है कि उसे नहीं पता रॉड्रिगो किस बारे में बात कर रहा है। इस हफ्ते कोई भगोड़ा नहीं था, सिर्फ कुछ कीड़ों से निपटना पड़ा। फिर भी वह कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, इसलिए शायद रॉड्रिगो को उसी रास्ते वापस जाना चाहिए जिस रास्ते से वह आया था। फिर उसका सहायक कहता है कि वह उस कमीने को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता और उम्मीद करता है कि जान ने सच बताया है। तभी पता चलता है कि उसका वर्तमान सहायक वास्तव में हमारा नायक है, जो अपना मुखौटा उतारकर उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जांच शुरू होने के बाद वे देखेंगे कि उसने जो कहा था वह सब सच है। बाद में डैमियन के कार्यालय में जान समझाना शुरू करता है कि भले ही 592 सिम्पन्स काउंटी रोड हमेशा खाली और सुनसान रहता था, लेकिन यही वह जगह थी जहां वह रहता और बड़ा हुआ। मतलब हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि समस्या खुद नायक को ढूंढने आ गई है। वहां ज्यादा बच्चे नहीं थे, इसलिए वह अक्सर अकेले खेलता था, सिवाय उन मौकों के जब उसे अपनी एकमात्र दोस्त, खिड़की से उसे देखने वाली एक छोटी सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ समय बिताने का मौका मिलता था। उस समय उसे नहीं पता था, लेकिन वह रॉड्रिगो की बेटी थी। वर्तमान में डेमन कहता है कि यह बहुत कुछ समझाता है, लेकिन उसके स्वर से साफ है कि वह एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और सोचता है कि यह सब जरूरत से ज्यादा सुविधाजनक लग रहा है। बेशक हम जानते हैं कि यह झूठ है और जान भी जानता है। डेमियन जैसा व्यक्ति इतनी कमजोर कहानी पर कभी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन सच हो या झूठ, जन का काम उसे इस पर विश्वास करवाना है। और क्योंकि डेमन और रॉड्रिगो सालों से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, जन के पास इसका इस्तेमाल करने का मौका है। अब तक वे उस लड़की को ढूंढना शुरू कर चुके हैं, और बेशक उन्हें दिया गया नकली पता नहीं मिला, लेकिन हमारे नायक को बस थोड़ी देर और इस झूठ को जिंदा रखना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमन रॉड्रिगो से इतनी नफरत करता है कि उसे हराने का कोई रास्ता सुनकर ही उत्साह आ जाता है। एक कमजोर बिंदु जिसका जान फायदा उठा सकता है। अभी भी अनिश्चित, डेमन पूछता है कि उस लड़की को निशाना बनाना सच में काम करेगा या नहीं। जान हां कहता है और कहानी आगे बढ़ाता है। दावा करता है कि वह लड़की हमेशा उन दुश्मनों की धमकियों में रही है जो उसे अगवा करके उसके पिता के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। मुख्य बात यह है कि एमसी का बनाया हुआ दावा है कि रॉड्रिगो हमेशा झुक जाता है क्योंकि उसकी बेटी उसकी कमजोरी है। इसलिए वह उसे निगरानी में रखता है और स्पेशल फोर्सेस की सुरक्षा में उसे एक घर से दूसरे घर ले जाता है। यह झूठों का पूरा ढेर है और डेमन को भी यह महसूस होता है। वह कहता है कि यह कितना अजीब है कि हर चीज इतनी सही तरह से जुड़ रही है। बिना किसी शर्म के जान कहता है कि उसे इस पर भरोसा करना चाहिए। इस बार किस्मत जैसे उसके साथ है। तभी डेमन उसकी तरफ ऊर्जा से भरा पेन फेंकता है जो लगभग गोली में बदल जाता है। जान उससे बच जाता है और डेमन कहता है कि मजाक करना बंद करो, क्योंकि वह उतनी ही आसानी से रॉड्रिगो द्वारा भेजा गया जासूस भी हो सकता है। अपने धैर्य की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए जान शांत रहता है और कहता है कि वह समझता है कि डेमन ऐसा क्यों सोचता है, लेकिन कभी कभी अजीब मौकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और पहेली के टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है। उसकी बचपन की यादें, कमांडर के पारिवारिक संबंध, स्पेशल फोर्सेस की शक्ति संरचना और उन दोनों की दुश्मनी, कुछ तथ्य इतने सही बैठते हैं कि ये लोग झूठ जैसे लगते हैं, लेकिन वे झूठ नहीं हैं। वे वास्तविकता नाम की एक विशाल पहेली के टुकड़े हैं। जान सोचता है कि वह पूरे समय यही करता रहा है, जिंदा रहने के लिए यादों और सुरागों को इकट्ठा करता रहा है। वह यह भी तर्क देता है कि अगर वह रॉड्रिगो का जासूस होता तो वह अपनी जान जोखिम में डालकर भागता ही नहीं। यह वही जानकारी थी जिसे उसने अपनी भागने की योजना असफल होने की स्थिति में आखिरी पत्ते के रूप में बचाकर रखा था। यह बात डेमन को थोड़ा शांत कर देती है। यह पुरानी चाल है, सच में झूठ मिलाओ, फिर उम्मीद और शक के बीच संतुलन बनाते रहो जब तक डेमन शक और भरोसे के बीच फंसा न रहे। अब जान को बस उस संतुलन को अपनी तरफ झुकाना है। इसलिए वह कहता है कि उसने खुद जांच की और पता लगा लिया कि वह लड़की कहां छिपी है। इससे डेमियन उम्मीद को नजरअंदाज नहीं कर सकता, नायक की बात पर भरोसा करता है। उसी पल वह आदमी इस बारे में सोचता है और शक के बावजूद आखिरकार मान जाता है। वह कहता है, शायद किस्मत सच में उसके साथ है, बाकी बात किसी और दिन कर सकते हैं। जान जानता है कि कम से कम यह प्रगति है। वह वहां से चला जाता है जबकि डामन मौका पाकर रिकॉर्ड जांचता है कि एमसी के पास क्या है। उसे कुछ बेहद दिलचस्प मिलता है। फिर भी बात साफ नहीं है, क्योंकि हम एक हफ्ते आगे बढ़ते हैं, अबिस के किनारे वाले पहाड़ों पर, जहां स्पेशल ट्रेनिंग एग्जाम आधिकारिक रूप से शुरू होता है। यह जगह बिल्कुल सामान्य नहीं है।
यहाँ कई तरह के राक्षस रहते हैं और उन्हें कम आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। उदाहरण के लिए, वहां स्वैम्प गॉब्लिन है। हालांकि प्रशिक्षुओं का एक समूह उन्हें काफी आसानी से हरा देता है। उनकी गलती यह है कि वे घमंडी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि पहाड़ उतना खतरनाक नहीं है। उनमें से एक शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने आसपास के राक्षस पहले ही साफ कर दिए हैं। इसलिए वे सोचने लगते हैं कि बाकी सप्ताह आसान होगा। तभी जो उनका नेता लगता है, वह उन्हें याद दिलाता है कि वे बाकी 2 परीक्षा की शर्तें नहीं भूल सकते। यह सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं है। जैसा डैमियन ने शुरुआत में कहा था, उन्हें राक्षसों का शिकार भी करना है और उनके अंदर मौजूद जादुई पत्थर इकट्ठा करने हैं। इसलिए अगर वे जीवित भी रहे तो उनकी रैंकिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्होंने कितने पत्थर हासिल किए। पर्याप्त पत्थर उन्हें रैंक में ऊपर उठा सकते हैं और यहां तक कि 4 महान परिवारों से भी आगे ले जा सकते हैं। संक्षेप में, उन्हें चलते रहना होगा। लेकिन जैसे ही वह यह कहता है, अचानक एक विशाल हाथ सामने आता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। रिक्रूट नंबर 320, अयोग्य। बाकी दोनों सदमे में देखते रह जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते कि इतनी बड़ी चीज बिना किसी चेतावनी के इतनी करीब कैसे आ गई। फिर साफ होता है कि वह ग्रेट टेम्पल का गोल्डन ऑगर है। यह एक घातक जीव है जो खुद को छिपाने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है और शिकार के बेहद करीब पहुंच जाता है। घबराए हुए लड़के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनके दोस्त की लाश पकड़कर इतनी तेजी से उनकी तरफ फेंकता है कि वे गेंदबाजी के खेल में गिरी गोटियों की तरह एक एक करके बाहर हो जाते हैं। इसी बीच डेमन एक क्रिस्टल के जरिए यह दृश्य देखता है और बाकी प्रशिक्षुओं को बताता है कि भेजे गए पहले 30 लोग पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए, वरना और भी लाशों से निपटना पड़ेगा। वह यह भी कहता है कि अब से हर 5 मिनट में 50 लोगों को भेजा जाएगा और असली दुःस्वप्न शुरू हो जाता है। जॉन पहले ही समझ सकता है कि वह कमीना काफी खुश नजर आ रहा है। सिर्फ कत्लेआम से नहीं, बल्कि रॉड्रिगो के बारे में मिली सारी जानकारी से भी। और अब हमें पता चलता है कि रॉड्रिगो की बेटी होने वाली बात वास्तव में झूठ नहीं थी। वह हिस्सा सच है। लेकिन उसे शक है कि डेमन को रॉड्रिगो को गिराने के लिए पर्याप्त उपयोगी जानकारी मिल पाएगी। फिर भी असली बात यह है कि वह डेमियन के करीब पहुंच रहा है और उसका इस्तेमाल करके मजबूत बनना चाहता है। साथ ही डेमन को यह दिखाना चाहता है कि वह एक उपयोगी सहयोगी है। इसी वजह से जॉन के लिए एबिस के किनारे वाले पहाड़ों की यह परीक्षा कोई असली परेशानी नहीं है। यह मजबूत बनने और उन 2 छिपे हुए खजानों को खोजने का मौका है जिन्हें इस समय तक अभी तक किसी ने खोजा नहीं है। अगर वह उन्हें हासिल कर लेता है तो उसकी ताकत का विकास तय है। लेकिन अचानक चीजें अजीब हो जाती हैं। डेमियन अपने सहायकों से पूछता है कि क्या वे अपनी कही हुई बात को लेकर निश्चित हैं। उसके स्वर से साफ है कि कुछ अजीब हो रहा है। फिर वह अचानक एक घुटने पर बैठ जाता है और ठीक उसी समय कबलान का असली शासक सामने आता है, कुलीन सम्राट का उत्तराधिकारी प्रिंस लियोन कबयान। जॉन उसे धीमी गति में देखता है और याद करता है कि उसकी यादों के अनुसार इस पहले दौर में लगभग 500 प्रशिक्षु मरते हैं, लेकिन कभी कोई बड़ी असामान्यता नहीं हुई थी। इसलिए लेओन का अचानक सामने आना समझ से बाहर है, खासकर वह व्यक्ति जिसने कभी उसे मारने की कोशिश की थी। यह साफ तौर पर समय रेखा में बदलाव है, लेकिन हमारे नायक के लिए वह आदमी पहचान से बाहर नहीं है। वह वही चेहरा है जिसने उसकी मौत से पहले उसके साथ खिलवाड़ किया था। बेशक उसका चेहरा पिछली बार से बहुत अलग है, लेकिन जब लियोन विनम्रता से अपना परिचय देता है और सभी लोग उसके सामने घुटने टेकते हैं, एमसी सिर्फ हत्या की मंशा से भरी आंखों के साथ उसे घूरता रहता है।